वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आप देख सकते हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो पेपर है, ठीक, 2023 का। तो देखिए इस पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है? लाइगेज, एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज, पॉलीमरेज। तो इनमें से जो होगा हमारा आंसर वो होगा एंडोन्यूक्लियेज। ये जो है डीएनए का विशिष्ट स्थान पर काटता है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। उसके बाद है ख नंबर, एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यतः होते हैं। क्या होते हैं? छोटे अंग और शरीर के उपांग, बड़े अंग और शरीर के उपांग, छोटे शरीर का आकार, सभी अंग एवं उपांग समान आकार के। ठीक, तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो पहला होगा, छोटे अंग और शरीर उपांग। देखिए अब ग नंबर है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात है 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1, 9 संबंधे 7, 3 संबंधे 1, 1 संबंधे 2 संबंधे 1, यानी संबंधे या फिर अनुपात भी आप बोल सकते हैं। 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 ऐसे। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा आंसर होगा वो होगा पहला, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1। ठीक, तो ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए घ नंबर हमारा क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रवण होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रवण होता है सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिवृषण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, लीडिंग कोशिका द्वारा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो स्रवण है वो लीडिंग कोशिका के द्वारा होता है। अब देखेंगे हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, JIFT और MTP का पूरा रूप लिखिए। ठीक, यानी फुल फॉर्म लिखना है। तो देखिए फुल फॉर्म देखिए, ZIFT, ठीक, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक, और MTP का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म हो गया। ये जरूर से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये हर बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखिए दूसरा है, सप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए सप्रभाविता किसे कहते हैं? सप्रभाविता जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। फिर से देखिए, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जब किसी कारक या जीन, जब कोई जीन या फिर कारक युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर, जीन में जो युग्म विकल्पी में कोई भी कारक, जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या फिर अप्रभावी न होकर के, जीन जो होता है प्रभावी या अप्रभावी न होकर वो क्या करता है, मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं। ठीक, न प्रभावी रूप से प्रभाव डालता है न अप्रभावी, मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे हम सप्रभाविता कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। देखिए अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में परागकण का प्रकार स्वपरागण होता है। ठीक, कौन सा प्रकार होता है? स्वपरागण होता है। इसे निमीलिता भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में अनुन्मील्य न पूछकर मिलिनता भी पूछ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मानव में ट्राइसोमिक यानी त्रिसूत्रता और मोनोसोमिक एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए ट्राइसोमिक त्रिसूत्रता में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? 2n+1
और मोनोसोमिक एकल सूत्रता में 2n-1। ठीक है, अब देखिए इसको आप ध्यान से याद करके रखिएगा, ये आपसे एग्जाम में पूछता है और इस बार भी एग्जाम में 100% श्योर है त्रिसूत्रता और एकल सूत्रता में जो गुणसूत्रों की संख्या है। अंग है जैव विविधता क्षति के कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, कोई 2 कारण बताना है जिससे जैव विविधता को क्षति होती है। देखिए जैव विविधता क्षति के 2 कारण, पहला कारण है वनों की कटाई, जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है इससे क्या है जैव विविधता को क्षति पहुंच रही है, और दूसरा है प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, स्वास्थ्य शब्द को परिभाषित कीजिए। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। देखिए स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। यह बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातें ये रही। देखिए अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें, इससे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं और प्रतिरक्षा बढ़ती है। ठीक है, संतुलित आहार लेने से, संतुलित भोजन लेने से क्या होता है, हमारा जो शरीर है, शरीर को पोषक तत्व मिलता है और प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है वो बढ़ती है। दूसरा है नियमित व्यायाम करें, इससे शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। ठीक, व्यायाम करने से क्या होता है, हमारे शरीर और हमारा जो मस्तिष्क है ये दोनों स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा नंबर भी लिख सकते हैं कि पर्याप्त नींद लें। ठीक है, पर्याप्त नींद लें, वयस्कों को रात में 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसे युग्म विकल्पी या एलील और युग्म विकल्पी भी कहते हैं। इसमें एलील किसी भी कारक अथवा जीन के 2 या 2 से अधिक विकल्पी रूप है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण के लिए मटर के पौधे में बीज को आकृति प्रदान करने वाले जीन के 2 विकल्पीय हो सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए मटर, मान लीजिए मटर के पौधे में बीज को आकृति प्रदान करना। ठीक, बीज को क्या करता है, आकृति प्रदान करने वाले जो जीन होते हैं, जो जीन बीज को क्या करते हैं, आकृति प्रदान करते हैं, वो जीन के 2 विकल्पीय हो सकते हैं। वो जीन क्या होते हैं, 2 विकल्पीय हो सकते हैं, गोल व झुर्रीदार। ठीक, जीन क्या हो सकता है, गोल या फिर झुर्रीदार हो सकता है। बीजों के लिए दोनों जीन एक दूसरे के लिए एलील हैं। ठीक, दोनों जीन क्या है, एक दूसरे के लिए एलील हैं। इसी प्रकार मनुष्य में रक्त समूह को नियंत्रित करने वाले जीन के 3 एलील IA, IB तथा IO समजाति गुणसूत्र में एलील समान स्थान पर रहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा यहाँ पे हमें आपको ये बताना था ख नंबर क्वेश्चन की गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत का नियम, लेकिन हमने अभी आपको बता दिया युग्म विकल्पी यानी एलील को परिभाषित कीजिए, उदाहरणों के साथ बहुविकल्पियों पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया है ग नंबर। अब हम देखेंगे ख नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ख नंबर क्या है क्वेश्चन का आंसर। देखिए इसका आंसर होगा गॉस स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बतलाता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली 2 निकटतम से संबंधित जातियां अंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती। ठीक है, जो 2 जातियां होती हैं, 2 निकटतम जातियां, वो क्या होती हैं, अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाती हैं। घटिया जाति यानी सबसे नीच जाति जो होती हैं उसे विलुप्त कर दिया जाता है। ऐसा तभी होगा, ऐसा कब होता है, देखिए ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होने अन्यथा नहीं। ठीक, जब संसाधन क्या होगा, सीमाकारी नहीं होगा। ठीक है,
अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते। वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को क्या करते हैं? अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते हैं। क्या करते हैं? वो अंतरजातीय स्पर्धा होने को वो नकारते हैं। वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं किस और? स्पर्धा का सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं। ठीक है, जो स्पर्धा की सामना करने वाली जो जातियां हैं वो इस क्रियाविधि को विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दे। ठीक है, सह अस्तित्व को बढ़ावा दे ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। ठीक है, तो ये हमारा रहा गॉस के स्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत का नियम। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं, मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, मानव में लिंग संलग्न समझते हैं। देखिए क्या कहा है कि मानव में लिंग संलग्न, ठीक है, उसका अप्रभावी लक्षण बताना है। तो देखिए हीमोफीलिया मानव में लिंग संलग्न वंशागति का एक अन्य विख्यात उदाहरण हीमोफीलिया भी है। ठीक है, हीमोफीलिया भी इसका एक उदाहरण है। इस रोग से पीड़ित मनुष्यों में खून को जमाने वाले कारक का अभाव होता है। ठीक है, क्या होता है कि खून को जो जमाता है उसका क्या होता है, इसमें अभाव होता है। हीमोफीलिया से जो पीड़ित रोगी हैं उनमें खून को जमाने वाले जो कारक होते हैं उनका अभाव होता है उसमें। इसके फलस्वरूप ऐसे मनुष्य को यदि छोटा सा घाव भी हो जाता है, जो व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है, अगर उसको यदि छोटा सा भी घाव हो जाता है तो उससे लगातार रुधिर निकलता रहता है। उस घाव से क्या होता है, लगातार रुधिर यानी रक्त बहता रहता है, वो बंद नहीं होता है और इसी के उपरांत क्या होता है, अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए लिंग संलग्न लक्षण वे लक्षण होते हैं जो लिंग गुणसूत्रों पर स्थित जीनों से नियंत्रित होते हैं। कैसे नियंत्रित होते हैं? जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उस पर स्थित जो जीन होते हैं उस जीन से ये नियंत्रित होते हैं। गुणसूत्र के जो जीन होते हैं उनसे नियंत्रित होते हैं। मनुष्य में ये लक्षण एक्स और वाई गुणसूत्रों पर होते हैं। ठीक है, यानी लिंग गुणसूत्र पर होते हैं। लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, तो वही बोला है कि मनुष्यों में ये लक्षण एक्स और वाई गुणसूत्र पर होते हैं। उसके बाद पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, महिलाओं में क्या होते हैं, महिलाओं में पुरुषों में एक एक्स और एक वाई होते हैं और महिलाओं में एक एक्स और दूसरा भी एक्स ही होता है गुणसूत्र। ठीक है, यानी दो गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। क्या है? लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। इस रोग में मनुष्यों में खून जमने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, मनुष्य में क्या होती है, जो खून जमने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। देखिए इतना तो हम बता दिए कि मानव में लिंग संलग्न लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए, हो गया उदाहरण के साथ। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधों में शुष्कतानुकूल मरुद्भिद अनुकूलन पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए मरुस्थलीय पौधे पानी की कमी और ज़्यादा तापमान जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए कई तरह के अनुकूलन विकसित करते हैं। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, मरुस्थलीय पौधे क्या होते हैं, पानी की कमी और ज़्यादा तापमान। पानी की कमी की वजह से मरुस्थलीय पौधे कैसे होते हैं बताइए। मरुस्थल ऐसा होता है जहाँ क्या होती है, पानी की कमी होती है। ठीक है, और तापमान बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई लेवल पे होता है। ठीक है, इसी प्रकार की परिस्थितियों में रहने के लिए, इस प्रकार की जहाँ पे पानी की कमी हो और तापमान ज़्यादा हो,
इस प्रकार की परिस्थितियों में रहने के लिए कई तरह के अनुकूलन विकसित करते हैं। ठीक है, इस अनुकूलनों में अकारिकीय, इस प्रकार के अनुकूलन में अकारिकीय, शारीरिक, कारिकीय या व्यवहारिक बदलाव शामिल है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा संकरण। संकरण क्या है? ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 4 नंबर प्रश्न है। संकरण क्या है? कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, देखेंगे देखिए 2 अलग अलग प्रजातियों के पौधे या जानवरों को मिलाकर एक नई प्रजाति बनाने की प्रक्रिया है। संकरण क्या है? 2 अलग अलग प्रजाति, ठीक, 2 अलग अलग प्रजातियों को 2 अलग अलग प्रजाति के पौधे हो या फिर जानवर हो, ठीक है, इनको मिलाकर एक नई प्रजाति बनाई जाती है। ठीक है, 2 अलग अलग प्रजाति के पौधों को मिला करके या फिर 2 अलग अलग प्रजाति के जानवरों को मिला करके क्या किया जाता है? एक नई प्रजाति बनाई जाती है। इसी प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया और महत्व। देखिए कृत्रिम संकरण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक प्रक्रिया है जिनमें मानव अपनी इच्छाओं के अनुसार किसी प्रजाति के जीवों को चुनता है। कृत्रिम संकरण क्या है? एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें मानव अपनी इच्छा के अनुसार, मानव क्या करता है? अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रजाति के जीवों को चुनता है। वो किसी भी प्रजाति के जीव हो सकते हैं। मानव अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रजाति के जीवों को चुनता है, जो कि प्राकृतिक चयन के विपरीत होता है। ये क्या होता है? प्राकृतिक चयन के विपरीत। जी हाँ, जाहिर सी बात है, प्राकृतिक चयन के विपरीत ही होगा क्योंकि मानव खुद चयन कर रहा है प्रजाति को। ठीक है, इसलिए ये क्या है? प्राकृतिक चयन के विपरीत है। इस प्रक्रिया में मनुष्य उन जीवों को चुनता है। इस प्रकार की प्रक्रिया में मनुष्य क्या करता है? उस प्रकार के जीवों को चुनता है जिनमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कृत्रिम संकरण क्या है? इसमें मानव अपनी इच्छा के अनुसार जीवों की प्रजातियों को चुनता है। वो भी ऐसे जीव की प्रजातियों को चुनता है जिनमें कुछ विशेषता हो। ठीक है, जिनमें कुछ विशेषता हो। ठीक, और ये क्या होता है? ये प्राकृतिक चयन के विपरीत होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है अंतरण आरएनए पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है, अंतरण आरएनए यानी अंतरण आरएनए का मतलब है टीआरएनए। देखिए टीआरएनए क्या है? अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए, ये एक छोटा आरएनए अणु है। ये क्या है? एक छोटा सा आरएनए अणु है जो प्रोटीन संश्लेषण में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण में टीआरएनए अहम भूमिका निभाता है। इसे विलेय आरएनए भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विलेय आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए क्या है? मैसेंजर, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए और आरएनए का मतलब राइबोसोम आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम आरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। कौन मिलकर प्रोटीन बनाता है? टीआरएनए, इन दोनों के साथ मिलकर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। फाइलेरिया ब्रह्मभूणता। ठीक है, पहले देखेंगे फाइलेरिया। देखिए फाइलेरिया, इस रोग में व्यक्ति के पैरों में इतनी सूजन आ जाती है कि उसका पैर हाथी के पैर के समान मोटा हो जाता है, इसलिए इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है। ठीक है, ये इतना टिप्पणी हो गया। उसके बाद देखेंगे अब हम बहुभ्रूणता। देखिए बहुभ्रूणता, जब एक ही निषेचित अंडे से 2 या उससे ज्यादा भ्रूण विकसित होते हैं। ठीक है, कोई क्या है? कोई एक निषेचित अंडा है और उस अंडे से क्या होता है? 2 या फिर 2 से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं। ठीक है, निषेचित अंडे से 2 या 2 से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बहुभ्रूणता यानी बहुत सारे भ्रूण। याद रखिए, बहुभ्रूणता यानी बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूणता का मतलब भ्रूण, यानी एक निषेचित अंडे से 2
या उससे ज़्यादा भ्रूण विकसित होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता की वजह से मनुष्यों में समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। क्या होते हैं? इससे मनुष्यों में समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यह जानवरों और पौधों दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए। निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी भी कीजिए। देखिए प्रतिरक्षण का सिद्धांत, जब किसी बाह्य अणुओं को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ना शुरू कर देती है। क्या कह रहा है कि जब किसी बाहरी अणु को, ठीक, बाहरी अणु को क्या किया जाता है? शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली क्या करता है? इससे लड़ने लगता है, यानी रोगों से लड़ने लगता है और इसे परास्त कर देती है। प्रतिरक्षा के दो रूप होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। पहला सक्रिय प्रतिरक्षा, दूसरा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं, यानी शरीर की रक्षा के लिए क्या होता है? बने बनाए प्रतिरक्षी आते हैं जो कि वो शरीर में सीधे दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, दो उपर्युक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 5, पौधों में कायिक प्रवर्धन। ठीक है, पौधों के किसी भाग से नया पौधा उगाने की प्रक्रिया है। कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों के किसी भाग से, पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा उगाना, ये क्या है? कायिक प्रवर्धन है। यह लैंगिक पौधे के कायिक भागों, ये कहाँ होता है, कैसे होता है? यह अलैंगिक जनन का एक रूप है जिसमें नया पौधा किसी पौधे के कायिक भागों, नया पौधा क्या करता है? किसी पौधे के कायिक भाग से होता है। कायिक भाग से कैसे? जैसे देखिए जड़, तना या पत्ती आदि से उत्पन्न होता है। नया पौधा कैसे उत्पन्न होता है? जड़ से, तना से, पत्ती से आदि से उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे अब गुलाब देखिए, गुलाब क्या है? तने से, गुलाब का डंठी अगर काट के लगा दे, उसका तना काट के लगा दे तो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, उसे कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए जैसे में आलू के कंद की कलिकाओं द्वारा, आलू में क्या होता है? कंद होता है। अगर कंद की जो कलिकाएं होती हैं उसे हम लगा दिया जाए तो नया आलू हो सकता है। उसके बाद अदरक की प्रकंद की कलिकाओं से नए पौधे का जन्म। ठीक है, तो ये दो उदाहरण हो गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दो उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पुनर्संयोजन डीएनए यानी आरडीएनए तकनीकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए मानव इंसुलिन, ठीक, मानव इंसुलिन उत्पादन यही है, यहाँ पे देखिए यही है। आरडीएनए तकनीकी के द्वारा क्या बोला है? उपयोग करके इसका मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का संक्षेप में वर्णन। ठीक है, तो मानव इंसुलिन उत्पादन के चरण कौन कौन से हैं? मानव इंसुलिन जीन को अलग किया जाता है। ठीक है, मानव इंसुलिन जीन को अलग किया जाता है। इन जीन को किसी प्लाज्मिड में डाला जाता है। दूसरा क्या है? इन जीन को किसी प्लाज्मिड में डाला जाता है। तीसरा, इस प्लाज्मिड को खमीर में डाला जाता है। चौथा है, ये खमीर मानव जीन से इंसुलिन बनाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि ये खमीर क्या होते हैं? मानव जीन से इंसुलिन बनाते हैं। मानव के जीन से क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। अलग अलग इंसुलिन श्रृंखलाओं को जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया जाता है। जो नए नए इंसुलिन बनाए जाते हैं उन अलग अलग इंसुलिन श्रृंखलाओं को जोड़कर क्या होता है? मानव इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है प्रतिबंधम एंडोन्यूक्लिएज क्या है? कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए क्या है प्रतिबंधम एंडोन्यूक्लिएज?
यह एक प्रकार का विशिष्ट एंजाइम है। ये क्या है? एक प्रकार का विशिष्ट एंजाइम है जो डीएनए को एक विशेष स्थान पर काटता है। ये क्या करता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये डीएनए को विशेष स्थान पर काटता है। इसका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? जैव प्रौद्योगिकी में होता है। अब तक 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम यानी एंडोन्यूक्लियस, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस को हम प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब तक 900 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त है। इसे आणविक कैंची या डीएनए चाकू भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके दो उदाहरण कौन कौन से हैं? डीएनए की लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए की लंबाई को बढ़ाता है, और दूसरा क्या करता है? डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटने का कार्य करता है। देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वाहित मल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, सॉरी बच्चा, प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात एवं उपार्जित प्रतिरक्षा के बीच विभेद कीजिए। देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण और बीमारियों के खिलाफ शरीर की रक्षा तंत्र है। प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है? संक्रमण और बीमारियों के खिलाफ शरीर की रक्षा तंत्र है। इसमें कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क शामिल है। प्रतिरक्षा दो तरह की होती है। कौन कौन सी? जन्मजात और अर्जित। एक जन्मजात प्रतिरक्षा है और दूसरा अर्जित प्रतिरक्षा है। ठीक है, अब देखिए, जबकि जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से ही होती है। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा कब से होती है? जन्म से ही होती है, जबकि अर्जित प्रतिरक्षा जीवन के दौरान विकसित होती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जन्मजात प्रतिरक्षा गैर विशिष्ट होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है? गैर विशिष्ट होती है, और वही जबकि अर्जित प्रतिरक्षा विशिष्ट होती है। उसके बाद जन्मजात प्रतिरक्षा संक्रमणों से बचाव की पहली पंक्ति होती है। अर्जित प्रतिरक्षा संक्रमण के संपर्क में आने के बाद विकसित होती है। ठीक है, ये प्रतिरक्षा हो गया, और अर्जित, जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा के ये विभेद हो गए। अब उसके बाद देखिए, वह नंबर हो गया 5वां है, दो उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से पौधों में कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। सॉरी बच्चा, यहाँ पे वाहित मल को परिभाषित कीजिए। वाहित मल के जीव विज्ञानीय उपचार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, वाहित मल घरों, खेतों और अन्य मानवीय गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए पानी को अपशिष्ट जल कहा जाता है। ठीक है, घर में या फिर खेत में या फिर अन्य मानवीय जो गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए पानी, जो भी पानी इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होते हैं? गंदे हो जाते हैं। उसी गंदे पानी को अपशिष्ट जल कहा जाता है। इसे वाहित मल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, वाहित मल का जीव वैज्ञानिक उपचार। ठीक है, जीव वैज्ञानिक उपचार किस प्रकार से है? वाहित मल का प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक बहिस्राव को बड़े बड़े वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है। ठीक, जो गंदे पानी होते हैं, जो मल मूत्र होता है, गंदे अपशिष्ट पदार्थ, उसे किससे गुजारा जाता है? तो टैंकों से, वायवीय टैंकों से गुजारा जाता है, जिसमें निरंतर वायु प्रवाहित होती है। उसमें क्या होती है? गैस बनी होती है, वायु। ठीक है, इसके फलस्वरूप वायवीय सूक्ष्म जीवियों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इसमें जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, इनका वृद्धि बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैव विविधता तप्त स्थल। ठीक है, जैव विविधता तप्त स्थल पर टिप्पणी देना है, और दूसरा बायो पाइरेसी पर। देखिए, तप्त स्थल वे क्षेत्र होते हैं, यानी जैव विविधता। तप्त स्थल वे क्षेत्र होते हैं जिनमें जैव विविधता ज्यादा होती है। इनमें जैव विविधता ज्यादा होती है। इन क्षेत्रों में कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में कई ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती हैं। इसे
तप्त स्थल कहते हैं। ठीक है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जो प्रजातियां होती हैं ये सब पाई जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले तप्त स्थल पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और स्विट्जरलैंड। ठीक है, उसके बाद किस पे बोला है, बायोपाइरेसी। ठीक है, देखिए बायोपाइरेसी पे, तो देखिए बायोपाइरेसी, ठीक है, बायोपाइरेसी जब किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति लिए तथा क्षतिपूर्वक होगा। ठीक है, क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग किया जाता है तब वह बायोपाइरेसी कहलाता है। यानी किसी भी राष्ट्र का या फिर उससे संबंधित लोगों से, किसी भी राष्ट्र का हम क्या कर रहे हैं कि उनसे जो संबंधित लोग हैं उनके बिना अनुमति के क्या कर रहे हैं कि बिना अनुमति के क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का, ठीक है, जैव संसाधनों का, उनके जैव संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं जिससे उनका क्षति हो रहा है, ठीक, तब वह बायोपाइरेसी कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए द्विनिषेचन यानी दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें दो शुक्राणु कोशिका संलयन होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, दो शुक्राणु कोशिका संलयन होते हैं। एक अंडा कोशिका से जुड़ता है। ठीक, एक अंडा जो दो शुक्राणु कोशिका होते हैं उसमें से एक कोशिका अंडा कोशिका से जुड़ता है, दूसरा दो ध्रुवीय नाभिकों से। ठीक है, ये संलयन एक द्विगुणित यानी 2n और एक त्रिगुणित 3n बनाते हैं। अब देखिए अगला है क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहकों की विशेषता की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए क्लोनिंग संवाहक डीएनए का एक अणु होता है। ये क्या होता है, क्लोनिंग संवाहक डीएनए का एक अणु होता है। इसमें विदेशी डीएनए को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, इसमें किसे जोड़ा जा सकता है, विदेशी डीएनए को जोड़ा जा सकता है। यह डीएनए को होस्ट सेल में प्रतिकृति बनाने में मदद करता है। जो क्लोनिंग संवाहक होता है वो डीएनए को होस्ट सेल में प्रतिकृति बनाने में मदद करता है। इसे क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसकी विशेषता देखिए, विशेषता क्या है, पहला है इसमें प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल या ओरी होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति स्थल होती है या फिर ओरी होता है। दूसरा, इसमें वर्ण योग्य चिन्हक, जैसे इसमें वर्ण योग्य चिन्हक होते हैं जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। उसके बाद तीसरा है इसमें क्लोनिंग स्थल होता है। इसमें क्या होता है, क्लोनिंग स्थल होता है जहां क्लोन किए जाने वाले डीएनए को जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया विशेषता। अब देखेंगे इसके बाद अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7 नंबर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शुक्र जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में FH, SH एवं LH की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक ही आप करेंगे। ठीक है, दूसरा है परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, तो हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, परागण को परिभाषित कीजिए। तो देखेंगे परागण क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए परागण, किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यानी समझिए क्या कह रहा है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प के, किसी पौधे का पुष्प है, उस पुष्प के पुंकेसर से जो पुष्प का पुंकेसर है उस पुंकेसर से क्या है, परागकण। परागकण का, पुष्प के पुंकेसर से जो परागकण है उस परागकण का उसी जाति के दूसरे पुष्प पे, ठीक, उसी जाति के दूसरे पुष्प, उसी पौधे के पुष्प पे या फिर दूसरे पौधे के पुष्प पे, ठीक है,
उसी पौधे के पुष्प पे या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? पहला है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं स्वपरागण के लाभ या फिर स्वपरागण, ठीक है। दोनों में से कोई एक हेडिंग डाल लेंगे, या तो डालेंगे स्वपरागण केवल, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि स्वपरागण के लाभ। देखिए, स्वपरागण में ज़्यादा परागकणों की जरूरत नहीं होती है, ठीक। जो स्वपरागण होते हैं यानी एक ही पौधे के जो दो पुष्प होते हैं, एक ही पौधे के दो पुष्प में क्या होगा? निषेचन होगा अगर, तो परागकणों की जरूरत नहीं होती है, ठीक। स्वपरागण में ज़्यादा परागकणों की जरूरत नहीं होती है, कम परागकण रहेंगे फिर भी हो जाएगा निषेचन। स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है, ठीक। स्वपरागण की प्रक्रिया क्या होती है? आसान और सुलभ होती है। जैसे कि एक ही कास्ट में अगर विवाह कराया जाए तो आसानी से हो सकता है, लेकिन वही अगर अदर कास्ट से दो अलग अलग कास्ट की शादी एक साथ करवाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है जल्दी, ठीक। तो उसी तरह से ये भी है, स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है, यानी अपने ही कास्ट के लोगों से शादी करना क्या होता है? आसान होता है और सुलभ होता है। उसके बाद स्वपरागण में पैदा होने वाले बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि अपनी ही जाति से विवाह कर लिए हैं, ठीक है, उनसे जो संतान पैदा होगा वो शुद्ध नस्ल का कहाएगा। लेकिन वही अगर दूसरी जाति, दो अलग अलग जातियों का विवाह हो जाए और उनसे जो संतान पैदा हो वो अशुद्ध नस्ल का कहलाएगा। अशुद्ध वो उसका जो संतान होगा वो उनमें क्या होगा? दो अलग अलग जातियों का असर होगा। इसीलिए कह रहा है कि स्वपरागण में, ठीक, यानी अपनी ही जाति में अगर विवाह हो, उनसे जो बच्चे हो वो क्या कहलाएंगे? शुद्ध नस्ल के कहलाएंगे। उसी को कहा है कि स्वपरागण में पैदा होने वाले बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। और उसके बाद संतति में जाति के गुण वही रहते हैं, जो संतान होते हैं उनमें जाति के गुण वही होते हैं। इस प्रकार जाति की शुद्धता बनी रहती है, ठीक। इस प्रकार क्या है? जाति की शुद्धता बनी रहती है, ठीक। अब देखिए, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे परपरागण के लाभ या फिर परपरागण, दोनों में से कोई हेडिंग आप डाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए परपरागण क्या है? परपरागण में नई जातियां बनती हैं। क्या कह रहा है? परपरागण में नई जातियां बनती हैं, ठीक। यानी दो अलग अलग कास्ट के लोगों से शादी किया जाए तो उसमें नई जाति का निर्माण होगा। परपरागण से बने बीजों से पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं, ठीक। परपरागण से बने बीजों से पौधे जो होते हैं, उन बीज से जो पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला क्या है? परपरागण से बीज और फल ज्यादा संख्या में बनते हैं, ठीक। परपरागण में क्या होते हैं? परपरागण से बीज और फल ज्यादा संख्या में बनते हैं। अगला, परपरागण से जातियों में नए लक्षणों का विकास होता है। परपरागण में क्या होता है? जातियों में जो परपरागण की जातियां होती हैं उनमें नए लक्षणों का विकास होता है। यानी जो दो अलग अलग जातियों का विवाह हुआ है, जिनसे संतान उत्पन्न हुए हैं, उन दोनों जातियों का असर क्या होता है? नए संतान पे पड़ता है। जो संतान आने वाला है उन दोनों जातियों का लक्षण क्या होता है? उन संतान में पाया जाता है, ठीक। अगला 8 नंबर प्रश्न है हमारा, समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना कीजिए, ठीक। अथवा जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक आपको करना है, तो हम करेंगे जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जानिए कि जैव विविधता 3 स्तर ये हैं, ठीक। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, ठीक है। अब जानेंगे इन तीनों में एक एक करके, ठीक। तो देखिए सबसे पहले है आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या है? जो किसी दी गई प्रजाति के भीतर जीन की विविधता है। जो किसी दी गई प्रजाति यानी किसी भी प्रजाति के भीतर क्या है? जीन की विविधता है।
किसी प्रजाति के प्रत्येक व्यक्ति में जीन का एक अनूठा संयोजन होता है। किसी प्रजाति के प्रत्येक व्यक्ति में, किसी भी प्रजाति का व्यक्ति हो, वो प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, किसी भी प्रजाति का वो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, उनमें जो जीन है, जीन का एक अनूठा संयोजन होता है और अधिक आनुवांशिक विविधता प्रजातियों के अस्तित्व में योगदान दे सकती है। अधिक आनुवांशिक विविधता प्रजातियां जो होती हैं, अधिक आनुवांशिक विविधता वाली जो भी प्रजातियां होती हैं, उनमें अस्तित्व में ये योगदान कर सकती हैं। उसके बाद दूसरा हेडिंग प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता क्या है? जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समान प्रजातियों की संख्या और उनका वितरण बताती है। ठीक, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जिसे किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समान प्रजातियों की संख्या, निश्चित क्षेत्र में पाई जाती है, ये इनकी जो प्रजातियां होती हैं, प्रजातियों की संख्या समान होती हैं और उनका वितरण बताती है। उन्हें क्या कहते हैं? प्रजाति विविधता। ये पर्यावरणीय स्थितियों पर निर्भर करती हैं। कैसी स्थिति पे निर्भर करती हैं? पर्यावरणीय स्थितियों पे निर्भर करती है। जैविक वर्गीकरण की ये मूल इकाई है। जैव विविधता जो है ये जैविक वर्गीकरण की मूल इकाई है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा हेडिंग हमारा है पारिस्थितिक विविधता। देखिए पारिस्थितिक विविधता क्या है? पारिस्थितिक विविधता जैव विविधता का एक हिस्सा है। ठीक, पारिस्थितिक विविधता जो है वो जैव विविधता का एक हिस्सा है और वो आनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता से क्या है? बिल्कुल भी अलग है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र की विविधता मौजूद है, उसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? आनुवांशिक और प्रजाति विविधता से अलग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 9 नंबर आखिरी हमारा क्वेश्चन है, अनुलेखन क्या है? प्राक केंद्रीय में अनुलेखन की क्रियाविधि यानी प्रक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर मानव आनुवंशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त प्रतीकों पर एक टिप्पणी कीजिए। यानी इसमें इन दोनों में से कोई एक हमें करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से हम करेंगे अनुलेखन क्या है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए अनुलेखन क्या है? डीएनए से आरएनए का निर्माण करना अनुलेखन कहलाता है। सिंपल सी बात है। अनुलेखन क्या है? तो डीएनए से आरएनए का निर्माण करना अनुलेखन कहलाता है। ठीक, यह प्रक्रिया प्रोटीन बनाने का पहला चरण है। ये क्या है? प्रोटीन बनाने का ये पहला चरण है, ये प्रक्रिया। ठीक, अब देखिए अनुलेखन की क्रियाविधि क्या है। देखिए पहला नंबर क्रियाविधि है, डीएनए की दोहरी श्रृंखला कुंडलित होकर एकहरी हो जाती है। ठीक, डीएनए की दोहरी श्रृंखला क्या होती है? दोहरी श्रृंखला कुंडलित होकर एकहरी हो जाती है। जो दोहरी श्रृंखला होती है वो क्या हो जाती है? कुंडलित हो जाती है, और जब कुंडलित हो जाती है तो वो क्या होती है? एकहरी हो जाती है। दूसरा, डीएनए के खुले भाग, जो डीएनए के खुले भाग होते हैं उनको बोला है, डीएनए के खुले भाग पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के खुले भाग पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एक निश्चित क्रम में जुड़ने लगते हैं। ठीक, कैसे क्रम में? एक निश्चित क्रम में जुड़ने लगते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड एक निश्चित क्रम में जुड़ने लगते हैं। ठीक, किसके राइबोन्यूक्लियोटाइड? तो डीएनए के। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर है, डीएनए पर नए जुड़े राइबोन्यूक्लियोटाइड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से आपस में जुड़कर आरएनए श्रृंखला बना लेते हैं। ध्यान दीजिए, डीएनए पर नए जुड़े, जो डीएनए पर नए जुड़े हुए हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड जो जुड़े हुए हैं, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से ये क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से आपस में जुड़कर आरएनए श्रृंखला बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद 4 नंबर है, यह एमआरएनए डीएनए से अलग होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है।
mRNA क्या करता है, DNA से अलग होकर कोशिका द्रव में पहुंचता है। और पांचवा है, वहां राइबोसोम से जुड़कर, ये जब कोशिका द्रव में पहुंचता है तो कोशिका द्रव में क्या करता है, राइबोसोम से जुड़कर विशेष प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, तो ये हमारा है अनुलेखन की क्रियाविधि। तो आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब इसी क्वेश्चन को इधर जो है कि इंग्लिश में दिया है। ठीक, जो बच्चे नहीं कर पाएंगे हिंदी में उनके लिए है। तो ये हमने पूरा पेपर आपको सॉल्व करके दे दिया। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।